आज की क्लास में हम लोग सर्वेइंग का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। पेपर में केवल ऐसा नहीं कि एक पेपर है, वो अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के मिलेंगे। हम लोग बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें होंगी जिनको मैं क्लियर कर दूंगा यहीं पर, ठीक है। आप सर्वेइंग नहीं पढ़े हो तो सर्वे की कुछ फ्री प्लेलिस्ट भी वहाँ पे पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। अदरवाइज एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब पढ़े हो ना पढ़े हो उनको भूल करके आज से एकदम पूरा फ्रेश इसको देखिए दिमाग से। नहीं पढ़े होंगे तब भी समझ में आएगा। सुनिएगा एक बात और ध्यान से कि चाहे तो मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रूप देकर के आपको समझा दूं कि इंपॉर्टेंट है, बट अपने से मैं लिख लिख के क्वेश्चन बनाऊं तो उसमें केवल मेरे ही दिमाग को आप समझ पाएंगे, जबकि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो उनका दिमाग जानता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको डील करने की कोशिश करेंगे जहां आपको ये लगना चाहिए कि मैं पेपर का कितना हिस्सा कर पा रहा हूं, और दूसरा जो नहीं कर पा रहा हूं तो कहाँ कमियां वीक पॉइंट्स भी ढूंढ लेंगे। आइए देखते हैं पेपर को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन क्या है। पेपर जो है 2019 का है। क्वेश्चन करा कि डायरेक्ट व रेसिप्रोकल रेंजिंग में क्या अंतर है, चित्र सहित व्याख्या करें, ठीक है। डायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग में क्या अंतर है, चित्र सहित व्याख्या करें। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ना कि डायरेक्ट क्या होता है, रेंजिंग सबसे पहले क्या होती है, रेंजिंग, ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग की तरह से पहले हम लोग समझो रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब होता है आरेखन। क्या होता है इसका मतलब, आरेखन। एक चीज और जान लीजिए कि जो आरेखन होता है उसमें आरेखन में हम लोग करते क्या है कि दो पॉइंट हो तो दोनों बिंदुओं के बीच में मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करने की जो क्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरेखन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच में मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करने की क्रिया, ये तो परिभाषा हो गई, समझ में कैसे आएगा। दो पॉइंट है उनके बीच में सिधाई बनाना, ताकि मध्यवर्ती का मतलब कई ऐसे पॉइंट लगाना ताकि ये सारे पॉइंट एक लाइन पर हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब चेनिंग बिल्कुल नहीं होता है। चेनिंग मतलब होता है चेन फैला करके दूरी मापना, ठीक है ना। हम यहां से देख रहे हैं और उस पॉइंट को देख रहे हैं जो हमारे सामने है, हमने देखा, हमने इनके बीच में चूना छिड़क करके सिधाई बना दी, या केवल आंख से देख के तीन चार पॉइंट ऐसे लगा दिए कि ये सब एक लाइन में हो गए, तो रेंजिंग हो चुकी है। यानी आर पार सिधाई बनाने की क्रिया रेंजिंग कहलाती है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच में चेन फैलाना और दूरी मापने की क्रिया चेनिंग कहलाती है। तो रेंजिंग कैसे की जाती है, तो रेंजिंग बेसिकली दो तरह से होती है। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है ये चीज जान लीजिएगा। डायरेक्ट में होता क्या है कि या तो हम इस पॉइंट को देख रहे हैं तो किससे देखें, नग्न आंखों से देख करके, दाएं हो बाएं हो ये करके मिला रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग बाई नेकेड आइज, यानी आंखों द्वारा, नेकेड आइज यानी आंखों द्वारा। और यदि हम बहुत दूर वो पॉइंट है, हम क्या किए कि इस पॉइंट पर ए पर खड़े होकर के बी को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ए बी के बीच में कहीं खड़े हुए हैं, ए इधर हो गया बी इधर हो गया, हमने एक उपकरण हाथ में लिया और उनकी मदद से देख रहे हैं, उस उपकरण में ए भी दिख रहा है बी पर दिख रहा है। यदि हम आगे पीछे हो जाएंगे ना, मतलब ए बी एक लाइन है, यदि हम आगे पीछे खड़े होंगे तो या तो ए दिखेगा या तो बी दिखेगा। हम सही जगह पर आएंगे आगे पीछे करके तो ए बी दोनों एक साथ दिखेंगे। तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग लाइन रेंजर द्वारा रेंजिंग। यानी डायरेक्ट रेंजिंग में आप क्या करते हैं, अगर लिखने की भाषा में बोलूं तो डायरेक्ट रेंजिंग कब की जाती है, डायरेक्ट रेंजिंग तब की जाती है जब दोनों बिंदु परस्पर क्या हो, इंटरविजिबल हो, यानी परस्पर अंतर्दृश्यता उनमें बनी हो। यदि दोनों बिंदु, मतलब तभी किया जाएगा म्यूचुअली म्यूचुअली इंटरविजिबल। इंटरविजिबल, म्यूचुअली इंटरविजिबल का मतलब हुआ जब बिंदु परस्पर दिखाई दे रहे हो। म्यूचुअली 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 नॉट इंटरविजिबल, मतलब ये परस्पर अंतर्दृश्य ना हो और ये परस्पर अंतर्दृश्य हो। अंतर्दृश्यता पाई जाएगी तो डायरेक्ट रेंजिंग, अंतर्दृश्यता नहीं पाई जाएगी तो इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल रेंजिंग। रेसिप्रोकल रेंजिंग, या इसको बोलते हैं हम लोग अन्योन्य आरेखन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अन्योन्य आरेखन।
और इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष आरेखन, प्रत्यक्ष आरेखन। और इसको बाई नेकेड आइज मतलब नग्न आंखों द्वारा, बाई लाइन रेंजर मतलब वो जो लिए थे ना लाइन रेंजर हाथ में, उसको उस उपकरण का नाम है लाइन रेंजर। लाइन को रेंजिंग करने वाला कहलाता है लाइन रेंजर। तो आप समझ गए होंगे कि ये तरीका डायरेक्ट रेंजिंग है और ये दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट या फिर रेसिप्रोकल रेंजिंग है। रेसिप्रोकल रेंजिंग कैसे की जाती है, जब बीच में कोई पहाड़ी या टीला आ जाए जिससे ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ये दोनों आपस में क्या है, दिखाई देते, लेकिन इनके बीच में कोई पहाड़ी आ गई तो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो करते क्या है कि ए और बी, अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक खड़े हैं, हमको नहीं पता है कि बी उधर कहाँ होगा, तो हम करेंगे क्या कि यार भाई देखो भाई सी है, सी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। मैं सी से बोलूंगा भैया सी एक बात बताओ तुमको बी दिख रहा है क्या, तो कहेगा हाँ हाँ दिख रहा है। तो ऐसे तो दिक्कत ये है कि मैं यहाँ हूं आप यहाँ हैं, ठीक है, और बी को भी ये मतलब ये इसको देख रहा है तो ये भी इसको देखेगा। तो मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हैं और तीसरा कोई इधर साइड में है तब भी वो हम दोनों को देख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सी पॉइंट यहाँ खड़ा है इसको भी देख रहा है हमको भी देख रहा है, हम दोनों नहीं देख पा रहे हैं। तो सी गड़बड़ मतलब सी लाइन में हो जरूर नहीं है, लेकिन यदि मैं एक और पॉइंट यहाँ पर डी ऐसा बनाऊं, डी पॉइंट ऐसा बनाऊं कि अब मैं बोलूं कि भैया सी तुमको बी दिख रहा है, डी और बी मतलब एक चीज समझो, सी पर खड़े होकर डी को देखते हुए यदि बी दिखाई दे रहा हो, यानी सी डी बी एक सीध में हो, और उधर डी पर खड़े होकर सी को देखते हुए ए दिखाई दे रहा हो, यानी यहां पर ए सी डी एक लाइन में दिख रहे हैं और सी डी बी एक लाइन में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब चारों एक ही लाइन में, इसका मतलब चारों एक ही लाइन में है। तो यानी ये होता है अन्योन्य आरेखन। एक चीज मैं बता दूं, इन सबको प्रक्रियाओं में समझने का इन्होंने आंसर देते समय क्या किया, मैं आपको बता दूं यहाँ पे साफ सुथरी चीजें। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग, मैंने सारा आपको रेंजिंग समझा दिया कि कौन क्या होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आंखों द्वारा आरेखन की क्रिया को बोला है, ये देखिए समझाया है, आंखों द्वारा दाएं बाएं करके एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है ऐसे दृष्टि रेखा, और इसकी दृष्टि रेखा द्वारा यहाँ पे सिधाई बन रही है, तो ये आंखों द्वारा कर रहा है। फिर रेखा आरेखित द्वारा यानी बाई लाइन रेंजर, लाइन रेंजर द्वारा जब आप ऐसे पकड़ेंगे ना तो ए और बी दोनों एक ही जगह पर आपको दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, आपको अगर मैं हल्का सा हिंट करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। देखिए ये उपकरण कुछ ऐसा होता है, इसके बारे में डिटेल यदि जानकारी चाहते हो तो सर्वे की जो फ्री प्लेलिस्ट है उसमें भी बताया गया, आप वहां से भी देख सकते हैं, और नहीं तो पढ़े होंगे ऐप पर मुझसे तो मैंने सब इसका कैसे काम करता है, कौन सा कांच लगा रहा था, सब बताया हूं। यहाँ पर देखिए लाइन रेंजर यहाँ पर बना हुआ है, तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि ऐसा अगर दिख रहा है, दोनों आगे पीछे दिख रहे हैं आपको इंस्ट्रूमेंट में, तब तो सही नहीं है, लेकिन दोनों एक के ऊपर एक यदि दिख रहे हैं तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आ रही है, यानी साफ शब्दों में कहें यदि तो लाइन रेंजर द्वारा भी तभी नापा जा सकता है जब दोनों आपस में क्या हो, एक दूसरे के सामने हो, बीच में कोई बाधा ना हो। बात समझ में आ रही है, तो लाइन रेंजर द्वारा। अब अन्योन्य की बात करें तो इसके लिए देखिए इनडायरेक्ट या अन्योन्य रेंजिंग की बात किया है इसने, इसकी भी पूरी प्रक्रिया को समझाया है। देखिए यहां पर इसने क्या किया, यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो मैं वहां ए बी पॉइंट बनाया था, इन्होंने एम बनाया एन बनाया, एम एन नहीं देख पा रहे थे एक दूसरे को, पहाड़ी पर थे, इसलिए इनके बीच में ओ और पी बनाया गया। अब ये एक सीध में हो गए, ये एक सीध में हो गए, यही चीज इन्होंने समझाया है कि कैसे किया गया है। मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे क्या हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप अन्योन्य आरेखण को समझाइए, नहीं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में अंतर बताइए, अंतर बताइए, यानी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या कि डायरेक्ट और रेसिप्रोकल में क्या अंतर है, चित्र सहित व्याख्या करें। यानी यदि हम चित्र बनाएं दोनों का कि डायरेक्ट वाला क्या होता है, डायरेक्ट वाले में एक आदमी खड़ा करके ऐसे ऐसे कर रहा है, वो देखें आप जैसा बना था, और अन्योन्य में वो डायग्राम जिसमें तीनों एक सीध में होंगे। अंतर स्पष्ट करते समय प्रक्रिया समझाने की जरूरत नहीं कि कौन सा कैसे होता है, उसमें आप ये समझाइए कि डायरेक्ट आरेखन तभी संभव है जब बिंदु आपसी यानी परस्पर अंतर्दृश्य हो, उनके बीच में कोई बाधा ना हो, और कम से कम उसमें 3 रेंजिंग रॉड की जरूरत होती है। रेंजिंग रॉड की जरूरत
3 होती है, मतलब एक अगर यहाँ पे खड़ा है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है, तो ये 4 दिख भले रहे हैं, लेकिन अकेले बी से भी काम हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति को डायरेक्ट रेंजिंग करने के लिए कम से कम 3 रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव हो सकता है जब जब दोनों बिंदु परस्पर अंतर्दृश्य हों। डायरेक्ट रेंजिंग नंगी आंखों से और लाइन रेंजर दोनों के द्वारा की जा सकती है। इतनी बात बतानी है। जबकि अन्योन्य आरेखन में कम से कम 4 रेंजिंग रॉड की जरूरत होती है, कम से कम 4 रेंजिंग रॉड की जरूरत होती है। MNOP 4 रेंजिंग रॉड की जरूरत होती है, और यह तब अपनाया जाता है जब बिंदु परस्पर अंतर्दृश्य न हो, उनके बीच में इंटरविजिबिलिटी न हो, तब यह अपनाया जाता है। तो देखिए, कहना कुछ और है, प्रक्रिया में इसने पूरी बात समझाई है आप, लेकिन इसको फिर भी पढ़ लीजिएगा। क्यों पढ़ लीजिएगा? क्योंकि यदि कल को अगले पेपर में आपसे प्रक्रिया पूछा तो आप प्रक्रिया भी बता सकें। बात समझ में आ रही ना? तो ये था आपका इसका कॉन्सेप्ट पूरा। आगे पूछ रहा है कि सर्वेक्षण में, दूसरा क्वेश्चन है पहला का एक हो गया अन्योन्य और डायरेक्ट में अंतर। और बेटा इतना ही लिखना कि तुम सारे अटेम्प्ट कर पाओ। एक ही क्वेश्चन में बहुत कॉपी भरोगे तो फिर आगे वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो लिखना उतना ही कि तुम बातें जो पूछी गई वो समझा ले गए, हटते बनो अब। ठीक है, समझ गए बात को। अब हम लोग बात करेंगे सर्वेक्षण में साधारणतया कौन कौन से प्रकार की टेप का इस्तेमाल होता है, प्रत्येक का विशेषता लाभ बताइए, विशेष लाभ बताइए। देखिए, अब मैं साफ शब्दों में फिर से बता दूं, 4 तरह की टेप यूज होती हैं। कौन कौन सी? लिनेन टेप यानी सूती टेप, अगला होता है मेटालिक टेप, मेटालिक टेप यानी धात्विक फीता, मेटालिक टेप यानी धात्विक फीता। तीसरा होता है जो आपका स्टील टेप, स्टील टेप, और चौथा जो होता है आपका इनवार टेप। जो टेप जिस पदार्थ से बना हुआ है, जो टेप जिस पदार्थ से बना हुआ है उसी के आधार पर उसका नाम दिया गया है। जाहिर सी बात है, सूती कपड़े का बना हुआ जो टेप होगा वो सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में उतना प्रयोग नहीं किया जाता, उतना क्या नहीं किया जाता, ना के बराबर, क्योंकि ये आसानी से गर्मी पाकर के फैलता सिकुड़ता है, साथ में इसके टूट जाने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि सूती कपड़े का बना होता है, और यह एक्यूरेट भी उतना ज्यादा नहीं होता है। बात समझ आ रही ना? इसी तरीके से यदि मेटालिक टेप की हम लोग बात करें तो मेटालिक टेप क्या होता है? अच्छा, ये सब एक बार रीडिंग आप उस पीडीएफ से भी लगा लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर, सिविल टेक के एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार ऐसे रिवीजन, बस पूरा क्लास सुन लिए, उसके बाद गए एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लिए, ताकि तुम लिख पाओ अच्छे से एग्जाम में। ठीक है, तो मेटालिक टेप क्या होता है? सूती कपड़े में यदि कपड़े की तार, धागों की जगह पर तांबे की तारें भी बिछा दी जाए कुछ, जिससे मजबूती बढ़ जाए, तो उसको मेटालिक टेप कहते हैं। दैट मीन्स मेटालिक टेप इज नथिंग बट अ लिनेन टेप रेनफोर्स विथ कॉपर वायर्स। यानी सूती कपड़े को कॉपर वायर के साथ जब रेनफोर्स कर दिया जाता है तो बनता है मेटालिक टेप। और मेटालिक टेप क्या होता है, उसमें दिक्कत क्या आती है? फायदा है इसकी तुलना में मजबूत हुआ, लेकिन इसके अंदर ऐंठन आने की संभावना और गुण ज्यादा होता है। ऐंठन आने की संभावना, गुण इसके अंदर ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड स्टील टेप इज मोर सेफर। सेफर क्या है इसके अंदर? स्टील टेप स्टील की पत्ती का बना होता है, ये मुड़ता उड़ता नहीं है बल्कि सीधा रहता है। जैसे ही इसको लपेटेंगे लपेटा जाएगा, छोड़ेंगे बिल्कुल सीधा खुल जाएगा। ऐंठन नहीं आती है, थर्मल कोफिशिएंट अल्फा काफी कम आता है, तो तापमान वगैरह पाकर के फैलता सिकुड़ता भी नहीं है। इस वजह से सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है स्टील टेप। फिर ये चौथा क्या है? इनवार टेप। इनवार भी एक पदार्थ है, जैसे लिनन पदार्थ है, मेटालिक, स्टील। इनवार एक पदार्थ है जो एक मिश्रण है जिसमें 36% निकेल और बाकी का क्या होता है? स्टील। यानी इनवार इज एन एलॉय ऑफ निकेल एंड स्टील, जिसमें 36% तक क्या होता है? निकेल, और बाकी का क्या होता है? स्टील होता है। ध्यान इस बात का रहे कि इनवार टेप बाकियों से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और प्रेसाइज सिविल इंजीनियरिंग कामों में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रेसाइज वर्क में। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष है कि साइट पर झटका खाने पर यह टूट सकता है और इसकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। और साथ साथ ये क्या है? कॉस्टली भी है, कॉस्टली है, और ब्रिटल भी है। ब्रिटल मतलब भंगुर है, यानी झटके खा करके आसानी से टूट सकता है। तो इन सब वजहों से
इसका प्रयोग कम है, लेकिन जहां पर बात एक्यूरेसी की आएगी, जहां पर बात शुद्धता की आएगी, वहां पर प्रयोग किसका जाएगा, इसका इनवार का किया जाएगा। क्लियर है ना। तो ये था चारों टेप के बारे में। तो क्वेश्चन जो पूछा था कि कौन कौन से टेप प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में बताइए। तो अब देखिए टेप को 1 बाय 1 बताया है, तीसरा इस्पाती फीता स्टील टेप बताया है, इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपको इनवर्ट टेप बताया। इनवर्ट टेप का थर्मल कोफिशिएंट इतना कम होता है, स्टील का भी 1/10वां भाग होता है। स्टील टेम्परेचर पाके फैलता है, उससे भी 1/10 फैलता है कौन, इनवार। तो जो जितना कम फैलेगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट काम करेगा। तो पहला का ब क्वेश्चन था फीतों के बारे में, बोला था कि सिविल इंजीनियरिंग में प्रयोग किए जाने वाले फीतों के विशेष लाभ बताइए, या फिर जरीब सर्वेक्षण में आप बाधाओं को कैसे दूर करते हैं जो रोकते हैं चेनिंग को, रेंजिंग को, और चेनिंग और रेंजिंग दोनों को। यानी पहले में दो क्वेश्चन थे, पहला और दूसरे ब था और अ था, मतलब पहले क्वेश्चन में हमने पूरा सॉल्व किया। अब दूसरे में दो क्वेश्चन आ गए, एक या तो वो ये करिए या तो ये करिए। तो या तो ये में ये क्या है, इसको भी एक बार जान लीजिए कि या तो ये में ये क्या है। ठीक है, तो या तो ये में ये है कि ऐसी बाधाएं कैसे हटाते हैं आप जो चेनिंग में बाधा आती है, रेंजिंग में आती है, और चेनिंग और रेंजिंग दोनों में। चेनिंग का मतलब बाधा हुआ कि हम चेन फैला रहे थे, चेन नहीं फैला पाएंगे। रीजन क्यों, क्योंकि सामने कोई तालाब आ गया, पॉन्ड, कोई गड्ढा आ गया, डिप्रेशन, या फिर कोई नदी आ गई। इन स्थितियों में हम चेन फैला नहीं पाएंगे। लेकिन क्या हम आर पार देख नहीं पाएंगे, देख पाएंगे, नदी के आर पार देख सकते हैं, तालाब के आर पार देख सकते हैं। यानी रेंजिंग पॉसिबल है, आर पार देख के रेंज कर दिए, रेंज मतलब रेंज में लेना, रेंजिंग कर दिए, लेकिन उनके बीच में चेनिंग पॉसिबल नहीं। तो चेनिंग पॉसिबल का मतलब चेन फैलाया नहीं जा सकता है। कई ऐसी बाधाएं हैं जिनमें चेन तो फैलाया जा सकता है लेकिन आर पार देखा नहीं जा सकता है। जैसे छोटी पहाड़ी या टीला आ जाए, यानी हमारे सामने एक टीला है आर पार, तो हम टीले के आर पार तो देख नहीं सकते हैं, टीला मतलब ऊंचा स्थान, लेकिन चेन फैला के ऐसे ऊपर चढ़ते चढ़ते उस पार उतर सकते हैं। चेनिंग इज पॉसिबल बट रेंजिंग इज नॉट। हियर इन पॉन्ड, डिप्रेशन एंड रिवर, रेंजिंग इज पॉसिबल बट चेनिंग इज नॉट। देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स, यानी वहां कुछ और बाधाएं भी हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, डेंस फॉरेस्ट हुआ, घना जंगल। इनमें ना तो चेनिंग पॉसिबल होती है ना तो रेंजिंग पॉसिबल होती है। कोई घर बना हुआ है तो ना उसके आर पार आप चेनिंग करते हुए जा सकते हैं, ना तो आप रेंजिंग करते हुए जा सकते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो रेंजिंग और चेनिंग दोनों ही क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो अब एक चीज जान लीजिएगा, तीन तरीके से बाधाएं आई और तीनों को दूर कैसे करना है। पहली बाधा आरेखन में आ सकती है, सबसे पहले रेंजिंग में बाधा आ सकती है। पहले बोला है आरेखन में बाधा और उसका निराकरण, यानी आरेखन में कोई भी बाधा आ गई उसका निराकरण करना है। कैसे करेंगे एक बार के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरेखन में पहला तरीका ये होता है, आरेखन में दो दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला तरीका तो आरेखन में बाधा ये हुआ कि बीच में क्या आ जाए, कोई टीला आ जाए ऐसे, तो आरेखन में बाधा पड़ जाएगी। हम ए पॉइंट पर हैं, हमको बी पॉइंट पर आगे जाना था, लेकिन आरेखन में बाधा आने की वजह से हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, होता ही है। बाधा क्या होती है, जैसे हमारी नक्शे पर कोई चेन लाइन हमको बनानी है, यहाँ से यहाँ तक एक चेन लाइन है, ठीक है। अब इसी चेन लाइन पर कोई दूरी बीच में से गायब हो, जैसे हमको मान लीजिए 100 मीटर की एक लाइन है, बीच में कोई तालाब आ गया, तो हम 100 मीटर की है ये कैसे पता, यहाँ से नापना शुरू किए, पता चला बीच में तो नाप ही नहीं सकते हैं। तो नहीं नाप सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम रेंजिंग में प्रॉब्लम आ रही देख नहीं पा रहे हो तो ये वाला प्रॉब्लम लगाओ ना, ये वाला जो अभी पीछे लगाए। यानी यदि ऐसा हो कि इनके बीच में आवाजाही पॉसिबल ना, मतलब हो, प्लस इनको देखा ना जा सके इनके आर पार, लेकिन इनमें बीच में स्थित किसी बिंदु से इनको देखा जा सके। बीच में मतलब ये अगर सी और डी पॉइंट है तो डीसी से इनको देखा जा सकता हो, तब तो मतलब आरेखन में हुई बाधा को ठीक करने के लिए पहली स्थिति ऐसा है कि आरेखन में बाधा ऐसी है कि आर पार नहीं देख सकते हैं लेकिन किसी बीच के बिंदु से देख सकते हैं, तो पहला केस। दूसरा है आर पार नहीं देख सकते हैं और बीच के भी किसी बिंदु से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आरेखन की बाधा को दूर करने के लिए पहला तरीका तो वही रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे, ठीक है। मतलब यहां से ऐसे देखेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे।
दूसरा काम हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, यदि ऐसी स्थिति है, रेसिप्रोकल रेंजिंग पहले ही समझा चुके कि ऐसा खड़े होंगे कि सी से डी हमको देख पाए, मतलब डी सी ए एक सीध में हो, सी डी बी एक सीध में हो, तो चारों एक सीध में हो जाएंगे। ठीक है, पहली स्थिति सॉल्व हो जाएगी। दूसरी स्थिति हो सकती है कि यहाँ खड़े होने पर भी आर पार ना दिखाई दे, जंगल हो पूरा पूरा, यहाँ से यहाँ तक जंगल फैला हो। उस स्थिति में हमको रैंडम लाइन रेंजिंग अपनानी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट ए है, इस जगह पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, हम नहीं देख पा रहे हैं आर पार यहाँ पे, तो हम इधर से ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, हम साइड में निकल जाएंगे, इतना दूर जाएंगे कि बी दिखे, और ऐसी जगह जाएंगे जहां से बी का ये एंगल जो बने ना वो 90 डिग्री बन जाए। तो अब हमको चाहिए क्या, हमारी सपोज चेन लाइन इधर से ऐसे आ रही थी, चेन लाइन इधर से ऐसे जा रही थी, तो यहां से यहाँ दूरी मान लीजिए ये P है, ये Q दूरी है, हमें PQ मापना था, PQ मापना था कितना, तो हम यहाँ तक तो माप लेंगे PA तक, फिर वहां से BQ भी माप लेंगे, लेकिन हम यहाँ से A से B के बीच की दूरी नहीं माप सकते हैं। तो AB को जानने का तरीका क्या है, सिंपल, साइड में निकले, ये 90 डिग्री पर इधर घुमा दिए, ये साइड वाला माप लेंगे क्योंकि साइड हम अपने से कहीं भी जा सकते हैं, फिर हम इसको भी माप लेंगे, ये दोनों जब पता रहे तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AL, ये L है यहाँ पे पॉइंट, तो AL का स्क्वायर प्लस LB का स्क्वायर, और AL और LB आसानी से मापे जा सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो यानी आरेखन में यदि ऐसी बाधा आ रही है तो हम लोग उसको निराकरण उसका कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से, रैंडम लाइन रेंजिंग से या फिर पीछे रेसिप्रोकल रेंजिंग से, दोनों तरीके से हम लोग इस बाधा को दूर, आरेखन वाली। अब आती है बाधा चेनिंग में, यानी पॉन्ड आ जाए, तालाब वगैरह, और इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तालाब आया, कुछ मत करो, साइड में निकल जाओ, अब फिर से हमें दूरी मापनी है, इधर कहीं से आ रहे थे, ए से बी मापना था, लेकिन हम लोग किए क्या, ए से सी तक तो माप लिए, इधर डी से बी माप लिए, लेकिन सी से डी नहीं माप पा रहे हैं, कुछ मत करो, यहाँ से, अब चूंकि दिखाई तो दे रहा है ना आर पार, कुछ मत करो, ऐसे लहा लो देख करके, हाँ भैया यहाँ डी है, लगा लिए निशान, सी से भागेंगे 90 डिग्री पर इधर, कैसे भागेंगे, प्रिज्म स्क्वायर या जो ऑप्टिकल स्क्वायर है उसकी मदद से इधर भागे, फिर 90 डिग्री घूम के इधर भागे, फिर 90 डिग्री घूम के इधर भागे, और यहीं पर जाकर क्या हुआ, रुक गए, स्टेशन पॉइंट डी मिल गया हमको। अब हम लोग करेंगे क्या, CD नहीं माप सकते हैं चेन फैला के, लेकिन EF तो माप सकते हैं, और EF बराबर ही क्या होगा, CD होगा। तो इस स्थिति में हम लोग बाधा को नहीं मापते हैं, बाधा रास्ते में आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए तो उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, उसको अगल बगल से निकलने का प्रयास करते हैं। इसी तरह यदि कोई बिल्डिंग आ जाए तो बिल्डिंग में ऐसा करते हैं कि आर पार दिखता भी नहीं है, तो हम मिला नहीं पाएंगे J और K को ताकि काम आगे बढ़ पाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ C से निकालते हैं और D से 2 पॉइंट निकालते हैं। 2 क्यों, एक से ही तो डाक गए थे इस पार, तो आपको लगा सर एक से, तो एक ठो निकल के कहाँ जाएगा आगे बताओ, इधर कहाँ जाएगा, अभी पीछे इसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये यहाँ खड़े होकर सोचेगा सीधा क्या होता है, हम यहाँ खड़े हो जाए, हमारा सीधा क्या होगा, हम इधर देख रहे हैं तो ये सीधा, इधर देख रहे हैं तो ये सीधा, इधर, अरे हमारे पीछे कोई होता उससे मिलाते हुए आगे जाते तब ना सीधे जाते। तो ये करेंगे क्या, 2 पॉइंट यहाँ पे डाउन करेंगे, 2 पॉइंट ढूंढने पे ये हो जाएगा, यहाँ पर J पर खड़े होकर K को देखते हुए आगे देखेंगे तो ये तीनों एक सीध में मिलाएंगे, इसलिए दो परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे, कब, जब चेनिंग यानी चेन भी ना फैलाई जा सके और आर पर देखा भी ना जा सके, यानी बाधा है मापन और आरेखन दोनों में। तो ये तरीका था इनके तीनों के निराकरण का। क्या लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन जब तुमको न आए ना तो तुम जुगाड़ देखना कि तुम क्या कर सकते हो, तुम जुगाड़ देखना कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा। अब आगे देखते हैं अगला कह रहा है कि स्थानीय आकर्षण क्या है, इसका कैसे पता करते हैं तथा दूर करते हैं। स्थानीय आकर्षण, जब भी हम लोग कंपास का प्रयोग करते हैं तो कंपास के प्रयोग में चुंबकीय सुई का किसी अन्य चुंबकीय माध्यम, यानी अन्य मतलब होता है चुंबक हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, पृथ्वी एक चुंबक मानी जा सकती है, पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि पृथ्वी की वजह से चुंबक बिल्कुल नॉर्थ साउथ में ऐसे अटक जाता है, लेकिन यदि कंपास के अगल बगल कोई लौह पदार्थ हो तो उसके वजह से सुई में डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है ना, तो उसके कारण रीडिंग एरर आती है कंपास की। तो इस दोष को कहते हैं लोकल अट्रैक्शन।
लोकल अट्रैक्शन मतलब उस जगह पर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वहां की चुंबकीय सुई में विक्षेप आ जा रहा है, ठीक है ना। कंपास सर्वे करते समय चुंबकीय सूचिका के चुंबकीय प्रभाव में आने वाली वस्तुओं के आसपास आ जाने के कारण सूचिका यानी इंडिकेशन नीडल में होने वाले विचलन को स्थानीय आकर्षण कहते हैं। स्थानीय आकर्षण यानी लोकल अट्रैक्शन इज द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू एनी अदर मैग्नेटिक फील्ड अदर देन अर्थ, ठीक है ना। क्या होते हैं लोकल अट्रैक्शन के सोर्स? नेचुरली चुंबकीय चट्टान हो सकती है, आर्टिफिशियली लोहे के खंभे, रेल की पटरी इत्यादि, ये सोर्स हैं। ये तो पूछा दूर कैसे करें, चुंबकीय यानी जो आपका लोकल अट्रैक्शन है उसको दूर कैसे करेंगे। डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन कैसे जाने। यदि हमारा पॉइंट यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ए बिंदु पर और यहाँ पे कंपास से बी की तरफ देखते हैं, सपोज करिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर खड़े होकर के ए पर, और यदि हम बी की तरफ देखते हैं यहाँ पे, और इस बी पर का रीडिंग जो है ना हमको, वो यहाँ पे थीटा दिखता है, थीटा मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक चीज जान लो, यहाँ से जब देख रहे हो नॉर्थ से 60 डिग्री है, तो वहां पे खड़े होकर के यदि इस नॉर्थ से उल्टा देखोगे इस दिशा में, तो ये 60 प्लस 180 यानी 240 डिग्री बताना चाहिए। इधर से 60 डिग्री यदि घूमे हो तो ये अगर इधर से ऐसे घुमा के उल्टा देखेगा तो 240 डिग्री देखेगा। यदि ये अंतर जो 240 माइनस 60 180 डिग्री है, तब तो ए भी बिल्कुल सही नापा है, बी भी बिल्कुल सही नापा है। लेकिन यदि किसी रेखा की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में अंतर 180 डिग्री न हो, 180 डिग्री से कम या ज्यादा हो, उस स्थिति में कह सकते हैं कि या तो पॉइंट ए पर प्रॉब्लम है या तो पॉइंट बी पर प्रॉब्लम है। यानी लोकल अट्रैक्शन क्या है, ऐसे इसको जांचा जाता है कि इस स्थिति में किसी बिंदु पर मापे गए बियरिंग यानी दिक्मान में दिक्कत आती है। दिक्मान किसी सत्य दिशा से किसी रेखा का झुकाव होता है। दिक्मान किसी सत्य उत्तर दिशा से किसी रेखा का झुकाव, उत्तर दिशा से किसी रेखा का झुकाव उसका दिक्मान होता है। बात समझ रहे हैं? क्लॉकवाइज की बात करें तो होल सर्कल बेरिंग। सिंपल सी बात यदि हम लोग कर लें कि क्या होता है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये कंपास से मापने पर यदि आपको बैक बीरिंग और फोर बीरिंग का अंतर 180 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब या तो ए पर या तो बी पर या तो दोनों पर स्थानीय आकर्षण यानी लोकल अट्रैक्शन है। अब एक चीज हम लोग यहाँ पर बात करें कि पूछा है कि इनको दूर करने के क्या उपाय होते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पर समझ लीजिएगा बात, यहाँ पे उस जगह पर लोकल वास्तव में देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पर लिखा गया कि डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, यदि ये अंतर 180 से कम या अधिक है तो ऑब्जर्व करने में कोई त्रुटि नहीं है। 180 से कम या अधिक है तो और ऑब्जर्व करने में कोई त्रुटि नहीं, तो पता चलता है कि दोनों स्टेशनों में से किसी एक या दोनों ही स्टेशन पर स्थानीय आकर्षण प्रभावित है। वास्तव में ऐसी वस्तुओं का प्रभाव जिन्हें हटा सकते हैं नहीं होता है, केवल उस स्थान पर स्थायी रूप से विद्यमान वस्तुओं के कारण होने वाला विचलन स्थानीय आकर्षण है, ठीक है। तो पहला का अ पूछा था हमसे क्वेश्चन में, पहला का अ हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या, स्थानीय आकर्षण क्या है, इसका कैसे पता करते हैं तथा दूर करते हैं। पता करने वाला तो इन्होंने बताया है आंसर में, लेकिन दूर करने वाला नहीं बताया। क्यों? उन्होंने बताया कि स्थानीय आकर्षण क्या है, पता करने के लिए किसी रेखा की बैक बीरिंग और फोर बीरिंग का अंतर मापिए, यदि 180 है तो कोई स्थानीय आकर्षण नहीं, अदरवाइज है। यही बात ना। दूसरी बात यदि कहें तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको दूर कैसे करते हैं। मैं बोल रहा हूं सुनिए, किसी भी रेखा पर स्थानीय आकर्षण को दूर करने का उपाय है कि उस जगह पर जितनी भी चुंबक वाली वस्तुएं हैं उनको हटा दिया जाए, या फिर अपने शर्ट में कोई पेन लोहे की या बटन लोहे का रखें तो उनको हटा दिया जाए। इससे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबक जो है प्रभावित नहीं होगा। स्थानीय आकर्षण को हटाया तो नहीं जा सकता है, यदि वहां पर कोई ऐसी चीज है तो कैसे दूर करेंगे, इसके प्रभाव को दूर किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि स्थानीय आकर्षण हटा देंगे, नहीं, लेकिन स्थानीय आकर्षण के कारण यदि कोई रीडिंग में गलती हुई है तो उसको हटा सकते हैं। कैसे? स्थानीय आकर्षण के लिए जो गलतियां होती हैं उसको हटाने का तरीका किसमें दिया गया है, न्यूमेरिकल लगता है, उस पर आप पढ़े होंगे लोकल अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल यहाँ नहीं बताएंगे हम बस इतना बता रहे हैं कि स्थानीय आकर्षण को हटाने के लिए किसी बंद ट्रेवर्स के अंदर किसी एक रेफरेंस लाइन को चूज करते हैं
और उसको आधार मान के बाकी की रीडिंग को सही कर लेते हैं, तो स्थानीय आकर्षण को तो हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को जरूर क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब बात करते हैं, देखिए इन सब चीजों के बारे में यदि डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप एप्लीकेशन पढ़िए क्वालिटी और नोट्स के साथ में, और नहीं तो फ्री वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिनमें वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, और यकीन मानिए जबरदस्त है वो भी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंपास माला रेखा यानी कंपास ट्रैवर्जिंग को प्लॉट करने के विभिन्न तरीकों को संक्षेप में बताइए। कंपास ट्रैवर्जिंग को प्लॉट करने के विभिन्न तरीके, प्लॉटिंग क्या होती है? वास्तविकता कहें तो ये सिलेबस में इसमें नहीं मिलेगा, सर्वे सेकंड में आपको मिलेगा, कंपास के नाम से नहीं लेकिन थियोडोलाइट के नाम से। प्लॉटिंग की विधियां वही रहेंगी, चाहे यूज आप कंपास का करें चाहे थियोडोलाइट का। प्लॉटिंग का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्यादा जोर इसलिए नहीं दूंगा कि सिलेबस में, जानते हैं ये क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई पॉइंट मिला ऐसे कि चलिए हमें एक लाइन मिली ए बी, उसकी लंबाई जो है मापे थे क्षेत्र में 50 मीटर, और उसकी कंपास से जो बेरिंग मापे थे वो 60 डिग्री। दूसरी लाइन थी क्या, BC, और इसकी चलिए 60 डिग्री को छोड़ देते हैं, अभी लंबाई केवल BC की लंबाई 60 मीटर है, CD की लंबाई फिर 45 मीटर है। एक चीज बताइए, आप इससे नक्शा बना लेंगे? केवल रेखाओं की लंबाई, जैसे AB हमने खींच दिया 50 मीटर, चलो AB, तो ये कितना हुआ 50 मीटर, BC 60 मीटर, तो किधर BC 60 मीटर? यहाँ 60 मीटर, ये 60 मीटर, ये 60 मीटर, ये 60 मीटर, ये 60 मीटर, कहाँ 60 मीटर? तो इसलिए आपको A से B आपने बताया, तो B से C में ये एंगल भी बताइए आप, तब सही होगा। तो ये सब एंगल अगर आपको मालूम नहीं है तो कंपास के थ्रू बियरिंग मालूम होगी, तो बियरिंग यदि मालूम है तो भी आप उसको ठीक ठीक से जांच करके इसको प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट मतलब होता है किसी रीडिंग के आधार पर क्षेत्र का नक्शा बनाना, उसको कहते हैं हम लोग प्लॉटिंग करना। बात समझ आ रही ना? अब अगर साफ शब्दों में कहें तो प्लॉटिंग करने के लिए पहला तरीका होता है बाई डिफ्लेक्शन एंगल। बाई डिफ्लेक्शन एंगल, मैं इसको छोड़ता हूं इसलिए कि प्लॉटिंग इस बार सिलेबस में नहीं है, प्लॉटिंग सर्वे सेकंड में है, वो वहां पे बता देंगे। ठीक है, तो प्लॉटिंग में 3 विधियां असल में सिंपल है थोड़ा, लेकिन क्या करेंगे, प्लॉटिंग की विधियां का कोई मतलब विचलन कोण यानी डिफ्लेक्शन एंगल की सहायता से। दूसरा होता है प्रत्येक स्टेशन पर यामोत्तर यानी फिर हर जगह पर नॉर्थ बना करके, ये तरीका प्लॉटिंग जो है आप लोगों में नहीं है। ठीक है, तो अगला अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है उसको भी समझ लीजिएगा जरा, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, कई विधियां हैं इसकी, आप कह रहा है यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, बोला है प्रिज्मी दिक्सूचक के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन करें। अच्छा ये या में था, दूसरे का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो था कि आप बताइए प्लॉटिंग का मेथड, या फिर ये बता दीजिए कि प्रिज्मी दिक्सूचक के विभिन्न भागों को बताइए। क्या याद करिए, अगर आप लोगों ने मेरा क्लास किया होगा तो मैं पूरा ये डायग्राम को खोल खोल करके बताया था यहाँ पर क्या होते हैं। अभी डायग्राम पूरा इस तरह का जटिल नहीं था, मैंने आसान डायग्राम बना के बताया था। मैंने बस इतना बताया था कि एक कंपास यहाँ पे ऐसे बनाना प्लान में, यहाँ पर तुम इसको इसका ये बॉक्स रहेगा, यहाँ पर तुम्हारी क्या रहेगी आई वेन रहेगी, यहाँ पर तुम्हारी ऑब्जेक्ट वेन रहेगी, यहाँ पर प्रिज्म लगा होगा इसके नीचे, यहाँ पे यहाँ पर एक स्लिट कटी होगी देखने के लिए आर पार, सॉरी यहाँ पे स्लिट कटी रहेगी, और यहाँ पर घोड़े का बाल बंधा होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक निडल रहेगी प्रिज्मिक कंपास में, ऐसे निडल रहेगी, और इसके साथ साथ सॉरी इसमें निडल नहीं रहती, प्रिज्मेटिक में निडल नहीं रहती, प्रिज्मेटिक में निडल नहीं रहती है। प्रिज्मेटिक में पिवेट रहता है, पिवेट के चारों तरफ इस टाइप सर्कल में रीडिंग लिखा हुआ रहता है पूरा ऐसे इस पर चौड़ी पट्टी में, और इसमें एक चौड़ी पट्टी ऐसे पूरी रिंग के साथ क्या होती है जुड़ी होती है। तो ये प्रिज्मेटिक कंपास के भाग होते हैं, और इनके विभिन्न भागों का मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा टिपिकल डायग्राम है। ये कंपास का बक्सा हो गया आपका, ये इसका वर्किंग सिस्टम हमने समझाया था पूरा पूरा इसका वर्किंग सिस्टम लगभग आधे घंटे मैंने समझाया हुआ, और फ्री क्लास है मैं फिर से कह रहा हूँ। कंपास का बक्सा हुआ, इसके यहाँ पे ट्राईपॉड पे कसने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर इसका फोकसिंग स्क्रू, फोकसिंग क्या
इसको कहते हैं आप क्या, इसको प्रिज्म को फोकस करने वाला। यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट वेन है, ये आई वेन है। यहाँ से आप देखते हैं इधर की तरफ, इसके बाद यहाँ पर लगा रहता है क्या, एक कांच लगा रहता है जो पीछे की चीजों को देखने के लिए होता है। दूसरा चीज यहाँ पर कलर्ड ग्लास है, साइटिंग स्लिट है जहां से देखना है आपको, ऊपर नीचे करके ऐसे इसको देख सकते हैं। यहाँ प्रिज्म लगा रहता है। यहाँ लिखी हुई रीडिंग जो बक्से में यहाँ पर ये रीडिंग लिखी है ना ग्रेजुएटेड रिंग पर, ये यहाँ से आंख में दिखाई देती है हम लोगों को। इसके क्या क्या भाग होते हैं, पूरे भागों को बस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मुख्य भाग दिक्सूचक उपकरण के क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक को नाम ले रहा हूं, बताता जा रहा हूं, ठीक है। कीलक यानी पिवट, कंपास के बीच में एक जो नुकीली सुई होती है जिस पर पूरा ऐसे निडिल रखी रहती, मतलब बीच में एक, जैसे मान लीजिए बक्सा है, बक्से के बीच में ना एक ठो खूंटी निकली रहती, खूंटी कील टाइप की, उसी पर पूरा रखा रहता है चुंबक का निडिल, जो आगे पीछे उस पर क्या रहता है, मूव करता रहता है। तो एक चीज जान लीजिए यहाँ पे कि कीलक जो होता है वो पिवट होता है, नुकीली पिन जो दिक्सूचक के केंद्र में लगी रहती है, जिस पर चुंबकीय सूचिका यानी मैग्नेटिक पट्टी टिकी होती है, जिसके ऊपर ग्रेजुएटेड रिंग भी जुड़ा होता है, ठीक है। चुंबकीय सुई, पहला चीज होता है कीलक, दूसरा चुंबकीय सुई, तीसरा होता है अंशांकित रिंग जिस रिंग पर रीडिंग बनी रहती है, आई वेन जिस वेन से, यानी वेन मतलब फलक, जिस फलक से हम लोग देखते हैं उसको आई वेन कहते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो फलक होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। फिर सनग्लास होता है, जो वहां पे ग्लास लगा था ना इस साइड में, उसको बोलते हैं हम लोग सनग्लास। सनग्लास से कुछ होता नहीं है, रीडिंग थोड़ा सा साफ करके दिखाई देता है, बात समझ में, मतलब जो रीडिंग होती है वो थोड़ी सी धूप वगैरह पड़े तो चमक जाती है, तो उस वो प्रिज्म के नीचे लगा रहता है ताकि रीडिंग को फ्रेश साफ दिखाए। सनग्लास, लिफ्टिंग पिन या लिफ्टिंग लीवर, जब कंपास को यूज करने जाते हैं हम लोग तो लिफ्टिंग लीवर लगा रहता है, यूज करते समय लिफ्टिंग लीवर को एक दो बार दबा देना चाहिए ताकि जो नीडल उस पर रखी गई ना वो तेजी से मूव कर सके। कई बार फंस जाती तो सही मूवमेंट नहीं करता है, तो लिफ्टिंग पिन लिफ्ट कराने का काम आता है। फिर कंपास बॉक्स वो बक्सा, ब्रेक पिन, ब्रेक पिन जब कंपास को यूज ना करना हो तो मान लीजिए हम कंपास लिए हैं, इधर उधर जा रहा है, सुई उसी के ऊपर ना चढ़ी अंदर, तो ये भोथरा हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, कौन, पिवेट। तो पिवेट को रोकने के लिए, ब्लंट होने से बचाने के लिए हम लोग ब्रेक पिन दबा के रखते हैं, ताकि ब्रेक पिन दबेगा तो नीडल की मूवमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर कंपास बॉक्स, एगेट कैप क्या होती है, पिवेट के ऊपर जब हम लोग निडल रखते हैं तो उस पे ऊपर एक टोपी पहनाते हैं, ताकि देखिए मान लीजिए ये है, इसके ऊपर निडल रख दिए तो इसके ऊपर एक टोपी पहनाते हैं, उस टोपी को हम लोग बोलते हैं एगेट कैप। दिक्सूचक बॉक्स के मध्य में एक नोकदार कीलक लगी रहती है जिसके ऊपर कंपास की सुई एगेट कैप द्वारा टिकी रहती है। एगेट कैप के अंदर एक उच्च अपघर्षण सामर्थ्य वाला एक पत्थर लगा होता है, मतलब सिंपल है। एगेट कैप क्या होता है, जो कील के ऊपर टिकाया गया रहता है, नुकीला रहता है। एडजस्टेबल मिरर, ऑब्जेक्टिव वेन के फ्रेम के ऊपर बाहर की तरफ एक दर्पण होता है जो पीछे की चीजों को खिसकाया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी कोण पर झुकाया जा सकता है। एडजस्टेबल मिरर की सहायता से क्षैतिज समतल से ऊपर अथवा नीचे के बिंदुओं पर दर्पण उनके प्रतिबिंब द्वारा इंटरसेक्ट किया जा सकता है। चलिए इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फोकसिंग स्टड जो होता है, फोकसिंग स्टड की सहायता से, जो नीचे नहीं लगा था फोकसिंग स्क्रू, प्रिज्म जिससे रीडिंग पढ़ते हैं ना उसको ऊपर नीचे करने की व्यवस्था होती है। आप रीडिंग पढ़ रहे हैं तो वेन के साथ एक फिरकी टाइप का ऐसे लगा रहता है, उसको ऊपर नीचे करने के लिए फोकसिंग स्टड का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हिंज स्ट्रिप और प्रिज्म। प्रिज्म लास्ट वो चीज है जिससे रीडिंग पढ़ते हैं। हिंज स्ट्रिप क्या होती है, कांच के ढक्कन पर ना, देख रहा है ना, जब दिक्सूचक प्रयोग में नहीं होता मतलब रखा हुआ है, प्रिज्म कांच के ढक्कन पर उलट दिया जाता है जिससे प्रिज्म का पेंच दिक्सूचक बॉक्स से निचले लगे कब्जेदार स्ट्रैप पर टिक जाता है। अब ये प्रयोगात्मक चीज है, जरूरत नहीं इसको समझने की, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन वो आया हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइडर। राइडर क्या होता है जानते हैं, ये लगा रहता है, मैंने बताया था आपको कि यदि मैग्नेटिक नीडल को मध्य से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए, मैग्नेटिक नीडल को यदि आप लटकाएंगे ना तो सुई आप सोचते हैं बिल्कुल छाती जैसे रुकी रहेगी, ना ना ना, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो उधर झुक जाएगी, साउथ में है पृथ्वी के भूमध्य रेखा के इधर उत्तर की तरफ है तो इधर झुकेगा हल्का सा, क्योंकि ये सुई ध्रुवों पर जाके सीधे खड़ी हो जाती है। हम ऐसे पकड़ेंगे ना चुंबक को तो भूमध्य रेखा पे एकदम सीधा रहता है और ध्रुवों पर जाके एकदम चिपक जाता है ध्रुवों पे, तो ये लचकता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ एक वेट लगा रहता है, ये इधर लटका तो इधर वेट लटका के इसको बैलेंस कर लेते हैं, उस बैलेंसर को कहते हैं राइडर, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या करें। कई चीजें होंगी, किन्हीं दो की व्याख्या करनी होगी, किन्हीं दो की। पहला है प्रतिच्छेद विधि। ये किसकी विधि है? प्लेन टेबल की। प्लेन टेबल की विधियों में एक इंटरसेक्शन मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदन विधि या इंटरसेक्शन मेथड। इसमें कुछ करना नहीं है। अगर किसी बिंदु पर गए बिना इस पॉइंट का लोकेशन यदि आपको ट्रेस करना है तो प्लेन टेबल पर यहां जाइए, इसको रखिए सेट करके प्लेन टेबल को, और एलिडेट से देखते हुए इधर एक रेखा दौड़ा दीजिए इसकी तरफ। ठीक है, तो इस पर एक लाइन आपने खींच दिया इसी ड्राइंग शीट पर। अब इसको उठा के यहाँ ले जाइए, जिस मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर यदि आप ले जाएंगे तो इस पर ये लाइन तो पहले ही आप खींचे हुए हैं। अब यहाँ पर ले जाके, चूंकि ए और बी के बीच का लाइन तो इस पर खींचा ही गया पहले से, तो इस पर गए बिना इसको इस पर लाने की तरीका है कि अब इससे आप बी की तरफ देखिए, अब बी को मिला दीजिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर ए बनेगा, तो ये बी है, तो ये अपने आप सी बन जाएगा। देखिए उसी डायग्राम को फॉलो कर रहा है बड़े वाले को। यानी किसी बिंदु सी पर पहुंचे बिना केवल ए से देखकर और बी से देखकर उसकी लोकेशन को डिसाइड करना क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है समझ गए? लगातार एक चीज मैं आपको बोलूं, यदि ये क्लास लाइव होती तो इतना कंटेंट मैं जितना बोल पा रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, थक गया हूँ बोलते बोलते सच कहूँ तो। जब लाइव नहीं होता है ना तो मैं बात करता रहता हूँ बीच बीच में, तो उससे थकान नहीं होती है, बातचीत करते करते धीरे धीरे पढ़ा देते हैं। लेकिन उसमें उतना कुछ मैं बता नहीं पाता हूँ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, सर ये क्या है वो क्या है। मैं जानता हूँ पढ़ाते समय थोड़ी दिक्कत तो आती है, पूछना भी लाजमी है, लेकिन कई लोग बिना वजह बोलते हैं। और एक चीज बताऊं, कभी भी मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, जाहिर सी बात है डाउट आएगा, रुकिए उसी क्लास में वो डाउट खत्म हो जाएगा। बोलने थोड़ा हो सकता है थोड़ा देर बाद खत्म हो जाएगा। तो मैं जानता हूं कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो कुछ समय बाद आपका कोई डाउट आपके मन में बचेगा नहीं, वैसे भी थोड़ा बहुत बचता है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल दीजिए अपने, आ जाएगा समझ में। नहीं आ रहा अंत रास्ता मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और ये जो बार बार पट से बोलने वाली बात होती है तो इसमें डिस्टर्बेंस होता है। हम नॉट कंफर्टेबल विथ कि हम पढ़ाएं ना, हम केवल क्या करें। देखो इतने 40 मिनट कंटिन्यू बोलने पर हम बहुत कुछ बोल गए हैं, और तुम सुन के तेजी से पढ़ भी नहीं सकते हो, बोर नहीं हो रहे होगे, तुम सोच रहे होगे कब खत्म होगा। लेकिन एक मैटर ये होता है कि लाइव के बारे में मैं इसलिए लाइव इसीलिए मैं नहीं आता हूँ। सब कुछ वही है, मैं चाहूँ तो तुरंत कर दूँ, एक बटन क्लिक करूंगा लाइव आ जाऊंगा, बट बहुत फायदा नहीं मुझे समझ में आता है। एक लेवल पे बोरियत हो जाती है उसमें, कंटेंट कम बातें ज्यादा, दैट्स नॉट गुड फॉर योर एग्जाम। और उसमें सोचने का मौका भी आपको नहीं मिलता, आप बोल देते हैं, आप सोचते नहीं, इसको देखते समय आप सोचेंगे, थोड़ा रुको यार क्या बोले थे पीछे करें, आप ध्यान दे पाते हैं। उसमें लोगों के कमेंट पर ध्यान रहता है। तो ये इंटरसेक्शन मेथड कहलाता है, ठीक है ना। तो पहला था, देखिए यहाँ पर ऐसे ही कई बिंदुओं को आप निर्धारित कर सकते हैं। एक जगह पर खड़े खड़े आप P को, R को, Q को, फिर इधर से भी बारी बारी से P R Q को देख लीजिए, सब प्लॉट हो जाएंगे उसी पर P R Q। मतलब एक किसी बिंदु पर पहुंचे बिना उसकी स्थिति को दो संदर्भ बिंदुओं की मदद से ज्ञात करना प्रतिच्छेदन कहलाता है। उसकी प्रक्रिया को समझाए। टिप्पणी लिखने के लिए बोला है, आप जितना छोटा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बोला कि नहीं दो पर टिप्पणी लिखे, तो पहला था प्रतिच्छेदन विधि, उसकी प्रक्रिया पूरी समझाया है, समझा सकते हैं आप। दूसरा क्या पूछा है उसकी बात करते हैं हम लोग। क्या पूछा है जरा देख लें। दूसरा पूछा है अन्योन्य तलक्षण यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग। अन्योन्य तलक्षण यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग। एक सेकंड पानी पी लो। चलिए तो ये रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है पहले ही जान लीजिए। लेवलिंग करते समय आप अगर किए होंगे लेवलिंग तो आप अच्छे से जानते होंगे कि लेवलिंग में हम लोग किन्हीं बिंदुओं की ऊंचाई ज्ञात करते हैं किसी डेटम से। बिंदुओं की ऊंचाई किसी डेटम से हम लोग ज्ञात करते हैं लेवलिंग के अंतर्गत, ठीक है। चलिए करेंगे। तो उसमें होता ये है कि हम लोग एक पॉइंट लिए, मान लीजिए यहां से ऐसे, यहां पे, फिर यहां पे, इन पॉइंट्स में हाँ, इन पॉइंट्स में ए और बी के बीच में यदि हमको करना है तो हम स्टाफ रखेंगे, यहाँ पर लेवल लगाएंगे, इसकी रीडिंग मापेंगे,
इसकी रीडिंग मापेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर एच आई कितना है, या जो भी जिस भी तरीके से एच आई मेथड है एक राइज एंड फॉल एक आपका वो मेथड है। मैं आपको हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ क्या होता है। जनरल बात लेबलिंग की जान लीजिए, लेबलिंग की बहुत जनरल बात जान लीजिए। यदि एक पॉइंट है यहाँ पे इस जगह पे, इसका आरएल है 100, आरएल मतलब इसकी ऊंचाई, कहीं किसी जगह से संदर्भ बिंदु से जहां से सबकी ऊंचाई मापी जाती है, जो शून्य है, जो माध्य समुद्री तल है मुंबई का, वहां से इसकी ऊंचाई 100 है। हमको इस बिंदु की ऊंचाई जाननी है। हम यहाँ पर अपना लेवल सेट किए ऐसे, यहाँ पर स्टाफ रख के जब रीडिंग लिए तो रीडिंग आई यहाँ पर कितनी 3, और जब वही स्टाफ से इधर देख रहे हैं पलट करके दूरबीन को, तब जो रीडिंग आई वो आई 1। तो हम बोलेंगे अगर ये 100 है तो वो कितना होगा भाई, यहाँ पे 3 बता रहा, 3 मतलब समझ रहे हो, 1 2 3, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, आई 1 बता रहा है। इसका अर्थ साफ शब्दों में कहूं कि इसका ऊंचाई कितना होगा, जहां रीडिंग ज्यादा बताती है ना वो गड्ढे में होता है, जहां कम बताती है वहां ऊंचा होता है। साफ शब्दों में कहें तो अगर वो 1 है अर्थात ये 3 होने का अर्थ हुआ उसकी तुलना में ये 2 नीचे, तो ऐसे देख के तो समझ में आ रहा है कि वो 102 होगा। नहीं तो छोड़ो, निकालते हैं। करते क्या है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। ये लाइन की क्या ऊंचाई है, तो मैं कहूंगा 100 से 3 ऊपर गए यानी इसकी ऊंचाई 103 है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन की हाइट 103 है, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट उपकरण की ऊंचाई 103 है। ये 103 वाली लाइन गई है, क्यों? क्योंकि 100 तक तो था ही, 100 से 3 ऊपर जाने पे ये मिला 103। 103 में ये बता रहा है 1, तो हम अगर 1 नीचे चल जाए तो ये जहां रखा है वो होगा 103 में से 1 नीचे गए तो बचा 102। चाहे ऐसे निकालें, चाहे दूसरा तरीका है कि यहाँ की रीडिंग, माने इसका पहला तरीका क्या था कि एच आई कितना हुआ, एच आई तो हुआ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, इसको बैक साइड कहते हैं जो, अच्छा इसकी मालूम था ना 100 है, 100 पर रख के रीडिंग लिया गया तो इसको बैक साइड बोलते हैं। तो बैक साइड यहां पर लिया गया 3, बेंचमार्क में बैक साइड जोड़ने पर मिलता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और नया आरएल चाहिए तो आरएल बराबर होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच आई माइनस 4 साइट या इंटरमीडिएट साइट जो भी है। ये एक इस समय 4 साइट होगा या इंटरमीडिएट साइट होगा, अगर आगे काम हुआ तो। इनमें थोड़ा लंबा चर्चा है तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। सामान्य शब्दों में लेबलिंग यही है। पहला तरीका था कि एच आई निकाले और एच आई की मदद से, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से आरएल निकाल लिए, किस बिंदु का, इस जगह का ऊंचाई, आरएल मतलब ऊंचाई समझिए, रिड्यूस लेवल। तो पहला तरीका था कि हमने एच आई की मदद से निकाला। दूसरा हमने सीधे 3 रीडिंग मिला, वहां कितना मिला 1, यानी 3 में से सीधे 1 घटाए मिला +2, यानी वो जगह 2 मीटर अप है। पीछे वाले में से आगे वाली रीडिंग घटाओ, वो 2 मीटर अप है, तो 100 से 2 मीटर अप, तो 100 + 2 102, दोनों तरीके से वही आएगा। इसको कहते हैं राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, और इसको कहते हैं उपकरण ऊंचाई मेथड। किसी भी बिंदु की ऊंचाई निकालने के दो तरीके थे, और एक तरीका था एचआई की तरीके से निकालना, एक राइज एंड फॉल के तरीके से निकालना, ठीक है। तुमको लग रहा है हम लोग कहां कहां नाच गए, चेन, कंपास, लेबलिंग, सब दिमाग में आ गया हो। एक ही लेक्चर में चेन, कंपास, लेबलिंग सब तुम हल्का फुल्का जान गए, यानी कुछ तो लिख के आओगे। अब तुम नाच गए, तुमको जानते हो इसको सुनने से क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में ये बैठेगा यार मेरा ये भी पढ़ना है, हमको ये भी पढ़ना है, ये भी देखना है, एक बार रिवाइज करना है। अब मान लो हम पहला चैप्टर पढ़ाते, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाते, एक तो टाइम लगता, तुमको बड़ा अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता? अरे सर चेन, हाँ हाँ सब समझ में आ रहा है, और वो भी कौन, आसान आसान क्वेश्चन करा देते। थोड़ा घूमो जंप पर इधर उधर, तब ना पता चले कैसा आता है। तो देखो लेबलिंग का आइडिया लग गया कि भैया चलो अन्योन्य तलेक्षण क्या होता है। तो अब तुम जब लेबलिंग कर रहे थे, इसका पूछा था हम लोगों से अन्योन्य तलेक्षण, लेबलिंग करने में तुम एक गलती करते हो क्या, देखो जब तुम इधर देख रहे थे ना और उधर देख रहे थे,
तो एक चीज होती है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। कर्वेचर रिफ्रैक्शन में होता है कि जो दृष्टि रेखा होती है वो हल्की सी ऐसे झुक जाती है, तो जो नजदीक रहता है ना इसके उस पर असर कम पड़ता है रीडिंग में, जो दूर जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग बात करें, ध्यान समझो, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के इफेक्ट के कारण अगर कोई हम लोगों ने यहाँ से कोई रीडिंग ली तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं रीडिंग, और स्टाफ देखो यहाँ पे है तो सीधा पढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ेगा तो स्टाफ तो ऐसे सीधा रहेगा नहीं, केंद्र की तरफ होने लगेगा ऐसे। पृथ्वी पर तो सब लोग ऐसे ना खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे। तो एक चीज जान लो, ये लाइन जब ऐसे जाएगी तो इस केस में जैसे जैसे स्टाफ की दूरी लेवल से बढ़ती है, एयर क्या होता है, बढ़ता रहता है। वास्तव में तो सबकी ऊंचाई ऐसे होनी चाहिए थी, सबकी ऊंचाई तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ऊंचाई देखो कितनी ज्यादा बता रहा है, तो ये एरर आने लगती है दूरी बढ़ने से। तो एक चीज जान लो, इसी के लिए हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच में यदि रीडिंग ले रहे हैं तो एकदम बीच में इसको सेट करें लगभग, ताकि इसकी दूरी और इसकी दूरी, यहाँ का डी और यहाँ का डी बराबर हो। यदि दोनों डी बराबर होते हैं तो एरर नहीं आती है, क्योंकि जितना एरर इधर उतना उधर एरर खत्म हो जाता है। लेकिन जब दिक्कत तब आती है जब हम किसी नदी के किनारे होते हैं और नदी के किनारे में हम लोग यहाँ पर स्टाफ सेट करेंगे, तो मान लो लेवल सेट करेंगे, तो यहाँ पर लिया हमने बैक साइड, और बैक साइड काफी नजदीक होता है। अब चूंकि नदी के बीच में तो लेवल सेट नहीं कर पाएंगे कि इधर का रीडिंग ले लो उधर का, बीच में तो हो नहीं पाएगा, रखना पड़ता है किनारे पर। तो दिक्कत ये आती है कि यहाँ का रीडिंग BS लेते हैं, मान लीजिए A1, तो यहाँ का रीडिंग लेना पड़ा हमको क्या, B1। अब हम देख रहे हैं कि इतना नजदीक से रीडिंग लिए हैं स्टाफ पर, इस स्टाफ पर, तो A1 में तो कोई एरर होगी नहीं, B1 में एरर ज्यादा होगी, तो फिर बैलेंसिंग तो नहीं हो पा रहा है, कटेगा तो नहीं, फिर एरर निकालना मुश्किल इसलिए है कि इनके बीच के एरर को ठीक करने के लिए नदी की चौड़ाई मापनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए करते क्या है, हम लोग कहते हैं चलो डिफरेंस कितना, जैसे वहां आया था 3 इधर आया था 1 उधर, तो 3 - 1 किए तो डिफरेंस बताया 2 का, तो यहां पर डिफरेंस बताएगा A1 - B1 का। लेकिन क्या ये डिफरेंस सही आएगा, नहीं, क्योंकि A1 में एरर नहीं है और B1 में एरर है। बात समझ रहे हो? तो यानी हम लोग सीधा सीधा इसको घटा के नहीं यूज कर सकते, हालांकि मान लेते हैं कि ये H1 है, डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, उधर भी चले जाते हैं, स्टाफ को वहां भी रख लेते हैं, ठीक है, रख लिया स्टाफ, और यहां से देखा इसको, तो यहां पर बता रहा है A2 और यहां पर बता रहा है B2। तो यहां पर क्या होगा, A1 माइनस तुम जब B1 किए हो तो वहां पर से जब देखोगे तो तुम कहोगे A2 - B2, लेकिन इस बार एरर B2 में नहीं होगा, A2 में होगा। तो अगर डिफरेंस कहें तो ये H2 होगा। तो अगर हम सही सही डिफरेंस कहें तो मान लो यहां से वहां तक जो एरर वही से यहां तक एरर, तो हुआ क्या कि चलो हमने A1 को ठीक रहने दिया क्योंकि सही था, और B1 में से वो एरर क्या किया, ठीक करा लिया, B1 को सही कर लिया। इसी तरीके से H2 में हमने क्या किया, A2 में एरर को ठीक कराया और माइनस B2 को उसी तरह रहने दिया। तो होता यह है कि ये यदि H1 है और ये H2 है तो हम लोग करते क्या है कि अच्छा ये सही, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बराबर, बिल्कुल बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि H1 बराबर H2 होगा, तो हम दोनों को जरा जोड़ दें, यानी H1 + H2 बराबर, यानी डिफरेंस की बात करें तो भले ये H1 H2 है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि जब B1 में से एरर निकाल दिए तो जो यहां से डिफरेंस, देखो दो चीजों के तलों में अंतर कभी भी अलग नहीं आ सकता है। यहां से नापेंगे तभी वो हमसे 2 मीटर नीचे है, तो वहां से वो नापेगा तब भी हम उससे 2 मीटर ऊपर आएंगे। तो तलों में अंतर डिफरेंस, अगर तुम एरर हटा दिए हो तो अंतर सही आएगा। तो कहने का अर्थ इतना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे H1 + H2, जबकि H1 H2 बराबर होते हैं, डिफरेंस है, क्या हो जाएगा A1 - B1 - E प्लस E बरा, देखो ये माइनस खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस A2 - E अब माइनस B2। तो अब यहां पर देख रहे हो ये प्लस E, ये माइनस E खत्म, तो बचता है A1 - B1 अब प्लस A2 - B2, ये बच रहा है H1 + H2 के बराबर, यानी 2H1 या 2H2 कर लो, 2H बराबर
क्या हो जा रहा है, a1 माइनस b1 प्लस a2 माइनस b2, यानी h बराबर हो जाएगा, असल में कहा जाए तो ये क्या है, a1 माइनस b1, ये है h1, ये प्लस क्या है h2, अब आई क्या है 2। यानी हमको एरर निकालने की जरूरत नहीं है, फार्मूला इसलिए प्रूफ कराया है। असल में अन्योन्य तलेक्षण में यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग तब अपनाई जाती है जब रास्ते में कोई नदी आ जाए और नदी के आर पार हम लोग लेवलिंग करें और कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का असर को समाप्त न कर पाए, तो उस समय हम लोग बारी बारी से दोनों तरफ का क्या ले लेते हैं, लेवल डिफरेंस, और उन दोनों को जोड़ के बाहर डिवाइड कर देते हैं, यानी एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेने से एरर अपने आप क्या होती है, खत्म हो जाती है। यानी इधर से एक बार दिस माइनस दिस किए, फिर उधर गए तो मान लीजिए इधर से आ किए ना तो 6 आएगा, तो उधर से करेंगे तो 4 आएगा। यानी तुम असल में देखो इधर से नापे तो 6 का डिफरेंस, उधर से 4 से डिफरेंस, क्योंकि एरर, तो 6 प्लस 4/2 करोगे तो असल में डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। कहने का ये मतलब है। तो इसी को कहते हैं अन्योन्य तलेक्षण। इसी को पूरा बताया, देखो a2 है b2 है, उधर से मापेंगे तो ये पूरा किया हुआ है, यहाँ पे पूरा ऐसे समझाया हुआ है अन्योन्य तलेक्षण क्या है। अगर तुम इसको देखोगे यहाँ पे तो लास्ट में क्या किया, देखो यहाँ पे देखो यही ई लाया है, ई को काट देगा, फिर लास्ट में डी बराबर d1 प्लस d2/2 यहाँ पे लाया है, तुम अगर देख सकते हो तो ठीक है। ये आपका तुम्हारा लाया है, वही चीज जो मैं समझाया हूँ उसी चीज को। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेबल के अस्थायी समायोजन, यानी जो लेबल था ना उसका अस्थायी, 3 ही समायोजन होते हैं। एक होता है सेटिंग अप द लेबल, दूसरा लेवलिंग अप, तीसरा एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स। लेबल को ले जाकर के ट्राइपॉड पर कसना, ठीक करना सेटिंग अप कहलाता है। कसने के बाद फुट स्क्रू की मदद से उसमें जो बबल ट्यूब है उसके बुलबुले को घर में ले आना लेवलिंग कहलाता है। और बाद में जब हम देखते हैं और दूरबीन में हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है तो आगे सफेद कागज लगाते हैं ताकि हमको दूरबीन के अंदर जो तारे हैं वो दिखाई दें। फिर आई पीस को फोकस करके दूरबीन को बड़ा तगड़े से पढ़ाया है शर्मा फ्री वीडियो में, और ऐसा पढ़ाया ना कि फिर मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आप डिटेल क्लास मेरा नहीं किया ना तो बड़ा पछताएंगे कभी, जब बाद में देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये सब इतना आसान था, हम लोग इतना परेशान थे इसको लेकर के। तो पूरी दूरबीन को इतने तरीके से मैंने क्लियर किया हुआ है कि जिसमें आपको लगभग सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लेवलिंग का तीनों समायोजन। एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स का मतलब होता है दूरबीन के धुंधलेपन को क्या करना, खत्म करना आई पीस के समायोजन द्वारा। थ्योरेटिकल है, एक बार देख लीजिएगा बस, पूरा बवाला खत्म हो जाएगा, थ्योरेटिकल है पूरा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, ये इसी को पूरा समझाया हुआ है यहाँ से, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये पूरा। फिर चढ़ाव उतार विधि, इस पर भी टिप्पणी लिखना है, राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है ना। तो राइज फॉल मेथड पर टिप्पणी लिख लीजिएगा। टिप्पणी कैसे लिखना है राइज एंड फॉल मेथड पर, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं। टिप्पणी तो जो लिखेंगे, मैं आपको एक सलाह देता हूं, यूट्यूब पर जाइएगा, प्लेलिस्ट जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में सर्वे फर्स्ट सर्च करिएगा, सर्वे फर्स्ट, या फिर ढूंढ लीजिएगा सर्वे फर्स्ट, उसमें लेक्चर नंबर 8 होगा, लेक्चर नंबर 8। भाई साहब देखो लेवलिंग का न्यूमेरिकल फिक्स है, और न्यूमेरिकल इस वीडियो में तो तुमको समझ में आएगा नहीं, मैं करवा भी दूंगा तो दिक्कत करेगा। तुम बस एक काम करना, सर्वेइंग फर्स्ट यदि क्लियर करना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 8 को एक बार देखना, उसको ध्यान से, तुम्हारा सारा कंफ्यूजन ये क्लियर करा देगा पूरा। तो ये सब पूरा एक बार देख लेना, आगे लेवलिंग के ही क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल करना तभी है, आप लेक्चर नंबर 8 देख के आइए। उसके बाद आप तुरंत इस पर कमेंट करिए सर आगे का लेवलिंग का एक क्वेश्चन करा दीजिए, या फिर आपके जो भी डाउट है। तो देखिए पेपर में हमने कई सारे थ्योरेटिकल पोर्शन देखे, न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, लेकिन मैं देखूं जरा आप कितना पढ़ रहे हैं तब तो न्यूमेरिकल कराऊं। और न्यूमेरिकल कराया हुआ हूं मैं, बड़ी आसानी से करा दूंगा आपको, मेरे लिए आसान भी है, लेकिन एक न्यूमेरिकल एक वीडियो लेगा, तो आप इस पर कमेंट करिए, तब मैं आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, एक वीडियो केवल सर्वे का न्यूमेरिकल का, कंपास का न्यूमेरिकल करा दूंगा, लेवलिंग का अगला वीडियो बनाऊंगा अगर, तो मैं केवल न्यूमेरिकल करा दूंगा, यदि आपका कमेंट ठीक ठाक रहा तो उसमें 1 घंटे में पूरा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर नंबर 8 जो आप कहा हो ना,
उसको देखिएगा, एक दो लेक्चर बस अगर देख लेंगे ना तो लेबलिंग का कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा, तुम एग्जाम में कम से कम 10 नंबर फिक्स करा के आओगे, 5 से 10 नंबर फिक्स करा लोगे। इसको हल्के में मत लेना कि हाँ हाँ चलिए बड़ा देख लेंगे, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, फ्री वीडियो बता रहा हूँ। पेड रहती तो मैं नहीं अब तुम्हें कहता, पेड तो चलो जो चली, चलो फ्री वाले की बात कर रहा हूँ, देख के आओ, मिलते हैं।